हम लेके चलते थे न्यूटन के फर्स्ट लॉ। ठीक है, सॉरी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो कि हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पूरा डिटेल से लिया है और एसटीएससी के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एनटीएससी लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट में एनटीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसको करने से पहले हमें एनटीएससी में किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट लॉ में। तो पहले वो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। तो लिखिए की पॉइंट्स फॉर एनटीएससी, जो आपको याद रखना है। की पॉइंट्स फॉर एनटीएससी। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपको किन किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे लिखिए कि वही जो इनर्शिया है, इनर्शिया क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यानी कि स्टूडेंट्स जो है ना, मोस्टली वो क्या कर देते हैं, ट्रैक कर देते हैं। ट्रैक मतलब वो मतलब कुछ ऐसे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि इनर्शिया है ना एक फोर्स है। इनर्शिया क्या है, एक फोर्स है। या वो समझते हैं कि इनर्शिया क्या है, एक फ्रिक्शन है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है। तो यानी कि अगर जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं कहता हूँ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है बच्चों, आप हंसाइए मत। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2, जो आपको याद रखना है की पॉइंट्स फॉर एनटीएससी के लिए, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। सेकंड पॉइंट पे जो आपको 3 टाइप्स याद रखना है इनर्शिया के केस में, 3 टाइप्स। ठीक है, एनटीएससी एग्जाम के लिए जो 3 टाइप्स हैं वो आपको याद रखने हैं। वो क्या क्या याद रखने हैं, तो नंबर 1 कि जो इनर्शिया है बच्चों, वो किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। पॉइंट नंबर सी, थर्ड वाला पॉइंट, क्या बताइए आप क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 चीजें हैं बच्चों जो आपको मोस्टली याद रखनी है इनर्शिया के केस में। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड में लिखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर थर्ड जो आपको ऑलवेज याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट। तो ऑलवेज चेक करना है, हमेशा चेक करना क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। ऑलवेज चेक, और वो क्या चेक करना है कि जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। इस पॉइंट में मतलब ये आप जरूर याद रखना, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा। ये आप ऐसा आपको याद रखना है। मतलब ये है कि जो आपका जो इनर्शिया है ना, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि अगर बॉडी है ना रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, कोई मतलब अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, कोई एक्सटर्नल कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उस बॉडी को रेस्ट में पोजीशन में रखने के लिए, यानी कि उसके दोनों तरफ जो भी फोर्स है ना वो बैलेंस्ड है। ठीक है, बराबर में है, तो इसी वजह से वो रेस्ट पोजीशन में है। या फिर अगर कोई बॉडी है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई अलग से फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक। ठीक है, इन 2 चीजों का ध्यान रखना है आपको, तो इसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमेशा ध्यान रखना इनर्शिया के केस में, आप पहले ये चेक कर लेना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, और कई बच्चे स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं कि भाई मोशन देखा, रेस्ट देखा और टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि भाई द बेस्ट डेफिनेशन डिस्क्राइब्स इन केस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सबसे बेस्ट डेफिनेशन आप क्या डिस्क्राइब करोगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखोगे आप,
ऑलवेज चेक नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 है तो नेचुरल एक्सेलरेशन 0। तो यानी कि इनर्शिया जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, प्रॉपर्टी है इनर्शिया, ठीक है, मैटर की, नॉट फोर्स नॉट फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, इनर्शिया इज ए, पॉइंट नंबर 4, इनर्शिया is a property of mass, sorry, inertia is a property of matter, ठीक है, मैटर में सब कुछ आता है, inertia is a property of matter, यानी कि जब inertia डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो यानी कि inertia एक प्रॉपर्टी है मैटर की बच्चों, ठीक है। तो यानी कि मैं कह दूं जो inertia है, inertia इन नॉट इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन नहीं है, और नॉट इक्वल टू फोर्स, और ना ही कोई फोर्स है। ये ऑलवेज ध्यान रखना है आपको, एनटीएससी के केस एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, आप क्लास 9th में स्टूडेंट हो तो भी आप याद रखना है, या क्लास 8th के स्टूडेंट है, ठीक है। और एक चीज और, जो बच्चों आपका, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 5, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 ध्यान रखना कि जो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, ध्यान से सुनना, नेट एक्सटर्नल यानी कि नेट फोर्स, ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेट नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स इज ग्रेटर होगा, इज ग्रेटर ऑन, अब मुझे बताइए, स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ठीक है, क्योंकि कारण क्या है, स्मूथ सरफेस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, तभी तो वो बॉडी अगर मूव कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, तभी तो मूव करती जाएगी वो, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्मूथ सरफेस है। तो यानी कि वहां पर नेट फोर्स ग्रेटर होगा, नेट फोर्स का मतलब है फोर्सेस का बैलेंस फोर्स रहेंगे, वहां पे बैलेंस फोर्स रहेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स इज ग्रेटर ऑन, क्या बोलेंगे बच्चों, स्मूथ सरफेस, ऑन स्मूथ सरफेस, नेट फोर्स इज ग्रेटर ऑन स्मूथ सरफेस देन, किसकी बजाय बच्चों, देन रफ सरफेस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों अभी फिलहाल आप ये राइट कर लीजिए, अब इसके बाद है ना, अभी यहां तक कोई दिक्कत है आप सबको, किसी को, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पॉइंट उठाएंगे वो भी की पॉइंट आता है, की पॉइंट में ही आ रहा है एनटीएससी के की पॉइंट में, जो इस फर्स्ट लॉ में है कि भाई अगर हॉरिजेंटल मोशन है और वर्टिकल मोशन है, ठीक है, हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है और वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो दोनों में इनर्शिया का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक लास्ट पॉइंट बचता है, तो पहले इसको राइट कर लीजिए, प्लीज राइट डाउन, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर मैं हम क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर फीचर लिखना है बच्चों, है ना, फीचर, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं हॉरिजेंटल मोशन, हॉरिजेंटल मोशन एंड दिस साइड वर्टिकल मोशन। ओके बच्चों, यानी कि फीचर हॉरिजेंटल मोशन हो रहा हो और या फिर वर्टिकल मोशन हो रहा हो, तो देखो उस केस में आप ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजेंटल मोशन वर्टिकल मोशन में, अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, फर्स्ट पॉइंट नंबर मैंने यहाँ पर ए कौन लिया, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, वर्टिकल में लगता है वैसे तो, लेकिन यहाँ हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है तो ये जो मोशन के है उसके परपेंडिकुलर होगा ना, नीचे साइड में लगेगा, तो यानी कि मैं कह दूंगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल मोशन, ठीक है, हॉरिजेंटल मोशन के परपेंडिकुलर होगा, ओके। और वर्टिकल में क्या होगा,
ठीक है। वर्टिकल में क्या होगा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल, पैरेलल टू मोशन। ठीक है, वर्टिकल में क्योंकि पैरेलल तो लगेगा, ठीक है, मतलब वो नीचे की साइड में लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, आप परपेंडिकुलर टू मोशन होता है यूजुअली, और यूजुअली बैलेंस्ड बाय ए नॉर्मल फोर्स, यूजुअली बैलेंस्ड बाय ए नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के मतलब एक्चुअल में परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन उसके जस्ट उसको आई मीन उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। और इसी वजह से जो हॉरिजेंटल मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब बॉडी जो है मूव करती है, ठीक है। वर्टिकल मोशन में क्या होगा, पैरेलल टू मोशन होगा। अब एक्चुअल में क्या है कि ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या आ जाएगा, जो बॉडी है वो किधर जाएगी, डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स जाएगी। तो इसमें लिखिए एक्स पैरेलल टू द मोशन डाउनवर्ड्स, पैरेलल टू मोशन ब्रैकेट में लिख देना बच्चों डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स होगा, पैरेलल टू डाउनवर्ड्स, ठीक है। कॉजेस कांस्टेंट ग्रेविटी, कॉजेस कांस्टेंट, ठीक है, कॉजेस कांस्टेंट एसिलेशन और डी एसिलेशन, एसिलेशन, एसिलेशन ऑब्लिक डी एसिलेशन। ये होगा। अब यहाँ एसिलेशन मतलब जी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 9.8, बिल्कुल सही बात है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और डी एसिलेशन यानी कि जी माइनस में, ठीक है। तो ऐसे एसिलेशन हुआ है, डी एसिलेशन होगा, तो नीचे और डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट में रिटार्डेशन भी बोलते हैं सर, हाँ रिटार्डेशन भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको राइट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलेंगे इसी में सेकंड पॉइंट। तो प्लीज राइट डाउन बच्चों। अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं पॉइंट नंबर, इसी का सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखना, जब बात आती है हमारी कि भाई हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है, ये आप याद रखना कि इधर हमने हॉरिजेंटल लिया था, इधर वर्टिकल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर बी पॉइंट है, यानी कि सेकंड पॉइंट। अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, नेट फोर्स, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स जो होगा ना, अगर जब मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजेंटल मोशन की, ठीक है, हॉरिजेंटल मोशन में नेट फोर्स क्या होगा, आपको बेशक जीरो, ठीक है, ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, जो विद अप्लाइड फोर्स के कारण मतलब जो नेट है जो बैलेंस्ड है इसमें, ठीक है, और नेट फोर्स जीरो है। लेकिन जब वर्टिकल मोशन की बात होती है तो नॉन जीरो, क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी लगती है ना तो उसको वर्टिकल मोशन में नीचे की अर्थ की तरफ ले जाएगी, और वो बैलेंस नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बैलेंस है हवा की हवा में ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो नॉन जीरो होगा वर्टिकल मोशन में, नेट फोर्स जो होगा। तो और एक्चुअल में, लेकिन जब तक कब तक होगा, जब तक उस इस पर कोई अदर काउंटर एक्टिंग फोर्स ना लगे, मतलब कोई अदर से फोर्स ना अप्लाई हो, तब तक रहेगा, ठीक है। नॉन जीरो कब होगा, जब तक उसमें कोई अदर फोर्स ना लगे, ठीक है, अदर फोर्स और ना लगे, तो ग्रेविटी के कारण तो नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। और नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल मोशन में जीरो हो जाएगा, इसमें लिखिए कैन बी जीरो विद कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहां पे लिखिए कैन बी जीरो विद कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स, with constant applied force. For example, इसमें एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल इन स्पेस एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्पेस में और फ्रिक्शनलेस सरफेस में, ठीक है। और इसमें वर्टिकल मोशन में नॉन जीरो होगा ड्यू टू ग्रेविटी, कब तक होगा,
इसमें लिखिए अनलेस ए काउंटर एक्टिंग फोर्स इज अप्लाइड, अनलेस ए काउंटर एक्टिंग फोर्स, a counteracting force is applied। अब देखो काउंटर एक्टिंग फोर्स मतलब जानते हो, काउंटर एक्टिंग फोर्स मतलब कोई अदर कोई फोर्स, ठीक है, कोई बाहर से कोई दूसरा फोर्स लग रहा हो उसको बोलते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर कोई दूसरा, उसे बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ग्रेविटी नीचे है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स ना लगे, मतलब। तो यहाँ पर काउंटर एक्टिंग फोर्स का मतलब है, लिख लीजिए कि भाई अपोजिट फोर्स, ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट फोर्स, ठीक है, अपोजिट फोर्स उसको बोलते हैं काउंटर एक्टिंग फोर्स, दिस वन। तो बच्चों ये है बी पॉइंट अटैक फोर्स। नेक्स्ट इसका एक लास्ट और लेंगे, वो है इनर्शियाज इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लीज इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। देखो इसी में सी पॉइंट देखिए, इसी के अंदर सी पॉइंट इनर्शियाज इफेक्ट, इनर्शियाज इफेक्ट। तो देखो इनर्शिया का क्या इफेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रेसिस्ट्स, ऑब्जेक्ट रेसिस्ट्स, ऑब्जेक्ट रेसिस्ट्स changes in horizontal velocity, changes in horizontal velocity, horizontal velocity, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेसिस्ट चेंजेस इन हॉरिजेंटल वेलोसिटी, यानी कि जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है भाई, आपका जो क्या है हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, ठीक है, चलता जा रहा है, चलती जा रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो ये मतलब इनर्शिया का क्या कंडीशन है, इनर्शिया क्या चाहती है कि वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहे ऐसे, है ना, जब तक कोई मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पर नहीं लग रहे हैं। तो यानी कि अगर उसको थोड़ा सा भी चेंज करना चाहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है और रेसिस्ट कर रही है, ठीक है, ये इनर्शिया का इफेक्ट होता है हॉरिजॉन्टल मोशन में। वर्टिकल मोशन में क्या है, वर्टिकल मोशन में ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट रेसिस्ट चेंजेस इन वर्टिकल वेलोसिटी, इन वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, बट वर्टिकल वेलोसिटी से रेसिस्ट तो होगा, बट ग्रेविटी क्या करेगी, बट ग्रेविटी क्या करेगी बच्चों, मेक्स कंपल्सरी कर देगी कि चेंजेस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यानी कि बट ग्रेविटी मेक्स these changes, these changes, these changes compulsory, कंपल्सरी, कब तक, जब तक उस पर कोई अदर फोर्स ना लगे, ठीक है, विदाउट ए काउंटर एक्टिंग फोर्स, विदाउट विदाउट ए काउंटर एक्टिंग फोर्स, काउंटर एक्टिंग फोर्स, यानी कि जब तक उस पर कोई अपोजिट फोर्स ना लगे बच्चों। तो ये था हमारा जो की पॉइंट्स है फॉर एनटीएससी के लिए, जो आपको तैयारी करनी है। तो ये और पॉइंट याद रखना है ना, फर्स्ट लो क्वेश्चन में आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो भी आपको अच्छी तरह से पूरा डिटेल में हर बात बताई जा रही है, रटने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, पहले ये राइट कर लीजिए आप। तो बच्चों इस एनर्स मतलब एनटीएससी पर डिपेंड क्वेश्चन, तो ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है, एनटीएससी लेवल फर्स्ट पर जो डिपेंड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following best defines inertia, best defines inertia, ठीक है, लीजिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए रेसिस्टेंस टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज इन शेप। ऑप्शन बी लिखिए बच्चों, रेसिस्टेंस टू चेंज
resistance to change in motion or rest. Option number C, ability to move fast, ability to move fast, और ऑप्शन डी है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ एसलेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एसलेशन। बताइए सोच समझ के आंसर, विच ऑप्शन करेक्ट। आपको दिए जाते हैं 30 सेकेंड। हाँ यस बताइए। डी आंसर, आप बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इनर्सिया, इनर्सिया को सबसे बेस्ट डिफाइंस कौन सा पॉइंट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी, बिल्कुल सही बोला है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आंसर है बी, तो लिखिए इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है कि करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, ऐसे क्यों है तो इसके पीछे देखिए कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट। तो बच्चों ये क्या शो कर रहा है, ये डेफिनेशन दे रहा है किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इनर्शिया, आपको पता है इनर्शिया आ गया, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, नेट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो होगा। ठीक है, और इनर्शिया किसके कारण होता है, ड्यू टू रेस्ट और ड्यू टू मोशन। ठीक है, अगर मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा यूनिफॉर्म बॉडी स्ट्रेट लाइन में, अगर रेस्ट है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है कि रेसिस्टेंस टू चेंज इन शेप, रॉन्ग, शेप थोड़ी बताता है, शेप को तो कोई अगर फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज होगा। एबिलिटी टू मूव फास्ट, भैया यहाँ पे भी क्या आ गया, फोर्स, अगर आप फोर्स लगाओगे तो मोशन फास्ट होगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, यानी कि ये तो देखते ही गलत हो गए, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। और प्रॉपर्टी ऑफ एक्सीलरेशन ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो आपको ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, बी ऑप्शन। यहाँ पे आप देखोगे रेसिस्टेंस टू चेंज इन मोशन और रेस्ट, यानी कि अगर बॉडी कोई मोशन में है, ठीक है, या रेस्ट में है, तो उसको उसके चेंज में बाधा करना, मतलब रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब बहुत बाधा आ रही है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई अलग कोई है ना डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना कोई, जब तक कब तक नहीं कर सकता, जब तक कुछ वो एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं है, तो आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके बच्चों, इसको राइट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनटीएससी लेवल फर्स्ट का लेवल का है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, एनटीएससी लेवल का फर्स्ट का। विच ऑब्जेक्ट हैज द, प्लीज राइट डाउन, which object has the maximum inertia, maximum inertia, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये रहा आपके सामने ऑप्शंस, आपको लास्ट में 30 सेकंड दिए जाएंगे आंसर बताने के लिए। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए मूविंग बाइसिकल, ऑप्शन बी ए स्टेशनरी ट्रक, ए स्टेशनरी ट्रक, ऑप्शन सी
ए मूविंग ट्रक, ऑप्शन बी ए स्टेशनरी बाइसिकल। बताइए बच्चों विच ऑप्शन करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी लेवल फर्स्ट का है। हाँ यस बताइए। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके आप बताइए। सी। सी आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर लिखिए, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर, तो बच्चों इसका आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक लिखिए। तो बच्चों इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये काम कर रहा है कि देखो, आपको एक पता है कि भाई जो इनर्शिया है, ठीक है, यानी कि मोर मास, या मैं कहता हूं मोर इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर मास। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, कर चुके हैं बच्चों। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब आपको पता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई आपका व्हीकल है, यानी कि ट्रक मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइसिकल तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, तो ये तो फिर खत्म है ना। लेकिन ये कह रहे हैं मैक्सिमम इनर्शिया, पूछा है आपसे मैक्सिमम इनर्शिया, तो यानी कि बाइसिकल तो हो नहीं सकती, ये तो बहुत ही, ये तो कैंसिल हो गई, ए और डी ऑप्शन। अब बचता है बी और सी ऑप्शंस में। एक्चुअल में क्या है कि स्टेशनरी ट्रक हो चाहे मूविंग ट्रक हो, दोनों सेम लोडेड है। अगर सेम लोडेड है, ठीक है, तो इनर्शिया भी सेम रहेगा, राइट। अब पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन में ना ऐसा मान लिया जाता है कि भाई जो स्टेशनरी ट्रक है वो एम्प्टी है, और जो मूविंग ट्रक है ना वो लोडेड है, तभी वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन करेक्ट। बाकी और कोई ऐसा वैसा वो नहीं है। ठीक है, तो आंसर है इसका सी ऑप्शन, ए मूविंग ट्रक। ठीक है, ए मूविंग ट्रक। वाई? बिकॉज इट इज लोडेड। ठीक है, इट इज लोडेड, इसलिए वजह से, और ज्यादा लोडेड के कारण ही मोर इनर्शिया हो गया। इसको राइट कीजिए बच्चों, फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेंगे इसके बाद। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ये भी आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पर ही डिपेंड है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताना आप। ठीक है, और ये आपके सामने क्वेश्चन। ए स्टोन is tied to a string। ठीक है, एक स्टोन को स्ट्रिंग से बांध दिया है, इस हेल्प in a circle, in a circle and the string breaks। और क्या हुआ, जैसे उसको सर्कल के चारों तरफ घुमाया गया, अचानक से रस्सी टूट जाती है, एंड द स्ट्रिंग ब्रेक्स, स्ट्रिंग ब्रेक्स। और बच्चों स्ट्रिंग ब्रेक्स हो गई, एंड स्ट्रिंग ब्रेक्स। अब आपको बताना है द स्टोन मूव्स, द स्टोन मूव्स, मूव करता है। ठीक है, अब मैं आपको बच्चों ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए बताना आप लोग, टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर, क्या वो सेंटर की तरफ मूव करेगा। ऑप्शन बी, जैसे ही वो रस्सी टूटी तो पत्थर तो जाएगा, पर जाएगा किधर, रैंडमली जाएगा, इधर उधर, रैंडमली गिरेगा इधर उधर। ऑप्शन सी, या आप कहोगे सर अलोंग सर्कुलर पाथ जाएगा, अलोंग सर्कुलर पाथ, या फिर आप
ऑप्शन डी करोगे इन स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऑप्शन डी इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, टेंजेंशियल टू सर्कल, टेंजेंशियल टू सर्कल। ठीक है, तो बच्चों आपके पास है 30 सेकंड, बताइए क्या आंसर होगा। सोचिए। एक पत्थर है, उसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और एक सर्कल के चारों तरफ ऐसे उसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो अचानक से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है और स्टोन फिर कहां मूव करेगा, सेंटर की तरफ जाएगा, सर्कल के सेंटर की तरफ गिरेगा, या रैंडमली इधर उधर कहीं भी गिर सकता है, या अलोंग सर्कुलर पाथ घूमेगा, या स्ट्रेट लाइन में जाएगा टेंजेंशियल सब सर्कल। हाँ बताइए। डी ऑप्शन, आप बताइए। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने कैसे बताया डी ऑप्शन? सर क्योंकि जब ऐसे मतलब उसको मतलब मतलब सर्कल की ओर, तो अगर रस्सी टूटेगी तो ऐसे जाएगा जो जो कि सर्कल की टेंजेंट जैसा बनेगा। हाँ राइट, बिल्कुल सही बात है आपकी आंसर। आपका भी यही था आंसर लॉजिक, राइट। तो इसका आंसर होगा बच्चों, करेक्ट आंसर लिख लीजिए, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा और टेंजेंट टू सर्कल मतलब सर्कल को टच करते हुए सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और वैसे भी हमको पता है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर वो मूव कर रहा है ना तो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, लेकिन करेगा कैसे? स्ट्रेट लाइन में। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, तो इसमें लिख लीजिए आप। एक मिनट बच्चों। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आपने सही बताया है। आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके पीछे जो कंसेप्ट है बच्चों, क्या कंसेप्ट है कि ड्यू टू inertia of motion, inertia of motion, stone moves in a straight line, स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो सर्कल को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसको राइट कर लीजिए बच्चों। बच्चों अब हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये भी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी लेवल फर्स्ट का है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड। देखिए क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अभी आप लिखो मत भले, ठीक है, पहले आप अच्छी तरह से समझना फिर आंसर देना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड व्हेन, ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन, ओनली और लगा देना है, ओनली, ओनली व्हेन, यानी कि कब वैलिड है अब बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन दी जा रहे हैं बच्चों आपको। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अब आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। और लास्ट है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्ट इज हैवी, ऑब्जेक्ट इज हैवी। बताइए, अब वो टाइम स्टार्ट हो गया आपका। हाँ बताइए ना। डी ऑप्शन। आपका आंसर है डी ऑप्शन। हाँ तो ऐसा बताओ। ऑप्शन है। हाँ ए बी सी डी है। ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए। अच्छा अब बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यही है, सही आंसर नहीं है एक्चुअली में। देखो एक बात बताइए यहाँ पे, आपने ना एक बात देखी यहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होगा। देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेकंड लॉ में भी मूव करेगा, ठीक है, थर्ड लॉ में भी मूव करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्शन रिएक्शन वहां पे भी होगा, और एफ इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वहां पे भी होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो मतलब वहां पे फोर्स लगेंगे, तो वहां पे वैसे भी मतलब ये करेक्ट नहीं है। आते तो हैं कि भाई मूव या तो मूव ही कर रहा हो या रेस्ट में हो, लेकिन ये कह रहा है वैलिड ओनली, ओनली वर्ड लगा दिया है इसने। अब ये जो मतलब वो सर्कुलर मतलब आई मीन वो जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे, मूव करता रहे या फिर रेस्ट में ही पड़ा रहे, तो उसके लिए वैलिड रहेगा ओनली एंड ओनली कब, ये कब नियम लगेंगे, मतलब वो जब रेस्ट में ही पड़ा रहे या मूव ही करता रहे, वो कब पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली कब पॉसिबल है, जब कोई बाहर से कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, ये आंसर है। ये एनटीएससी का सबसे की पॉइंट है, जो आता है एग्जाम में तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे लेना नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, ठीक है, इसमें लिख लीजिए आंसर। तो करेक्ट आंसर इज, तो बच्चों करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा।